जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो क्या है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर जेनेटिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन यानी कोशिका विभाजन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोशिका विभाजन किसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग को अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, रेंज बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले देंगे। मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में दोस्तों मैं आपको बता जो सेल डिवीजन है उसमें से भी आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को चुना हूँ। ठीक है, इस प्रकार से शुरू करते हैं। देख लीजिए, माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। इसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है। ये दोनों जनक कोशिकाओं के समान होती है। पहला हम देख लिए समसूत्री विभाजन देख रहे हैं, तथा इनमें क्रोमोसोमों की संख्या भी जनक कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। माइटोसिस सामान्यतः काई कोशिकाओं में होता है। इसके अध्ययन के लिए प्याज का मूलाग्र ठीक है अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इस प्रकार से माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया। इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जा रहा है, ठीक है, तो माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। क्लियर हो जाता है, नो डाउट्स। इसके बाद हमारा अगला आता है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दो घटनाओं पर आधारित होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला कैरिकोकाइनेसिस, ठीक है, केंद्र का विभाजन होता है। दूसरा साइटोसाइनेसिस, जिसमें जीव द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस किसे बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस अथवा केंद्र की विभाजन, इससे कोशिका के केंद्र को समान सूत्री केंद्रकों में बढ़ने की घटना को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसे 5 अवस्थाओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज और चौथा एनाफेज। ठीक है, और इस प्रकार से पांचवा हमारा क्या हो जाता है, टीलोफेज होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हमें हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिए। पहला हमारा अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा मध्यावस्था। ठीक है, और चौथा क्या हमारा होता है, पश्चावस्था, और जो चौथा पांचवा होता है हमारा जो अंतावस्था। ठीक है, पहला अंतरावस्था देखेंगे, इंटरफेज। अब इंटरफेज में आपको बता देता हूँ जो इंटरफेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देख लीजिए। सबसे पहले इस अवस्था में समसूत्रण की अवस्था अति अवस्था के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने के पहले ही अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। अंतरावस्था की अवधि कोशिका विभाजन की अन्य अवस्थाओं की अवधि की अपेक्षा काफ़ी लंबी है, यानी कि जो हमारा इंटरफेज होता है यह बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे पहले उनका टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप्स प्रकार में दो प्रकार। ठीक है, सबसे पहले देख लिए, उसमें से हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं, केंद्र का विभाजन या कैरिकोकाइनेसिस। कैरिकोकाइनेसिस में कौन सी अवस्थाएं होती है, 5 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो उप अवस्थाओं से पहले हमारी उप अवस्था अंतरावस्था है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें से देखते हैं इस अवस्था में समसूत्रण यानी माइटोसिस की अंतरावस्था के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने के पहले की अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से अंतरावस्था की अवधि कोशिका विभाजन की अन्य अवस्थाओं की अवधि की अपेक्षा काफ़ी लंबी होती है। अंतरावस्था को देखिए 3 उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला हमारा जीवन, जिसे बोलते हैं प्रथम अंतराल। ठीक है, इस प्रकार से। और जो हमारा सेकंड हमारा आता है वो हमारा आता है संश्लेषण यानी यस। और जो हमारा तीसरा आता है वो हमारा G2 अवस्था आता है। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जो हमारा इंटरफेज है। ठीक है, जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेज में 3 उप अवस्थाएं हैं। पहला हमारा प्रथम अंतरावस्था, दूसरा यस अवस्था यानी संश्लेषण अवस्था, और जो हमारा तीसरा आता है G2 अवस्था यानी कि द्वितीय अंतराल। इस प्रकार से सबसे पहले प्रथम अंतराल देखेंगे। यह विभाजन के तुरंत बाद की अवस्था होती है जिसमें खाद्य पदार्थ एकत्र होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती हैं। फलता चयापचयित क्रियाएं तेजी से होती है। सेकंड पर हमारा आता है संश्लेषण यानी यस अवस्था देख लेते हैं। यस अवस्था में अंतरावस्था के मध्य में डीएनए, जो डीएनए हमारा होता है, ठीक है, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है संश्लेषण द्वारा होता है, जिससे क्रोमोसोम की प्रकृति यानी कि रिप्लिकेशन होती है। इस उप अवस्था को संश्लेषण या यस अवस्था भी कहते हैं। क्लियर हो गया। द्वितीय अंतराल यह यस उप अवस्था के बाद तथा पूर्वावस्था के पहले
भी डीएनए संश्लेषण नहीं होता है। G2 में प्रोटीन विशेषकर सूक्ष्म नलिकाओं के घटकों एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। द्वितीय अंतराल में एक प्रकार का दूत आरएनए यानी एमआरएनए होता है, संश्लेषित होता है, जो कि कोशिका विभाजन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब देख लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए जो इधर टाइम दिया गया है, कितना समय लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया चित्र में, इधर एक जाता है विभाजन अंतराल व उप अवस्थाओं में प्रयुक्त सापेक्षिक समय का प्रदर्शन। ठीक है, पहला G1 है, जो हमारी जो G1 अवस्था है, ठीक है, उसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और जो हमारा 12 घंटा लगता है, ठीक है, जो हमारा 12 घंटा लगता है वो किस में लगता है, G2 अवस्था में लगता है। ठीक है, और जो हमारा 4 घंटा केवल लगता है वो मियोसिस में लगता है। किस में लगता है, मियोसिस में लगता है। ठीक है, और जो यस अवस्था होती है, ठीक है, संश्लिष्ट अवस्था में 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो आप लोग अच्छे से स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अपने को कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर जो कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेते हैं। सेकंड पर आप हमारा देख लेते हैं हमारा अंतरावस्था अथवा इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में, इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। लक्षण हम सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, यह अवस्था माइटोटिक चक्र प्रारंभ होने से पूर्व का चरण है। सेकंड, इस अवस्था में कोशिका निष्क्रिय प्रतीत होती है, परंतु उपापचय की दृष्टि से यह अत्यंत सक्रिय अवस्था है। इस अवधि में डीएनए का स्व प्रतिकरण तथा संश्लेषण होता है। थर्ड पर हमारा केंद्रक कला और केंद्रिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स एक जाल के रूप में संपूर्ण केंद्रक में फैले हुए होते हैं। इस समय उन्हें अलग अलग दिखना संभव नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इस प्रकार से होता है। सेल वॉल होता है। सेल वॉल का क्या मतलब होता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, इस प्रकार से अगला आपका देख लेते हैं। अब देखिए आरंभिक पूर्वावस्था यानी प्रोफेज के बारे में देख ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंटरफेज। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा आता है वो हमारा प्रोफेज आता है। ठीक है, प्रोफेज के अंतर्गत क्या होता है देख लीजिए। प्रोफेज को बोलते हैं पूर्वावस्था बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम लक्षण ही देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए यह माइटोसिस चक्र की प्रथम अवस्था है। माइटोटिक चक्र की प्रथम अवस्था है, जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोफेज है, ठीक है, जो प्रोफेज अवस्था है, ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इसी ही मतलब है, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप द्वारा। ठीक है, क्लियर हो जाता है। केंद्र कला स्पष्ट दिखाई देती है, केंद्र के द्वारा केंद्रिक स्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स कुंडली दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे हो जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फिगर भी बना दीजिएगा। ठीक है, अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पेयर आपका आता है लेट प्रोफेज यानी कि पश्च पूर्वावस्था या प्रोफेज। इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिक लुप्त होने की प्रक्रिया में उठते हैं। और उसके बाद तीसरा और दूसरा मान देख लेते हैं। दूसरा में देख लेते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड, प्राथमिक और द्वितीय संकीर्ण, सेंट्रोमियर इत्यादि संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। थर्ड पर कोशिका के मध्य भाग में मध्यवर्ती पट्टी स्पष्ट दिखाई देती है। चौथा हमारा होता है क्रोमोसोम्स मध्यवर्ती पट्टी के आस पास आने लगते हैं। पांचवा हमारा आता है क्रोमोसोम्स संघनित हो जाने के कारण छोटे और मोटे हो जाते हैं। छठवा तर्क तंतु भी बनने लगते हैं। इस प्रकार से क्लियर। अब देखिए सबसे इसके बाद हम देखेंगे चौथी अवस्था है मेटाफेज देखेंगे। क्या देखेंगे, मेटाफेज यानी मध्यावस्था देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका एनाफेज, इसके बाद आपका क्या आएगा टीलोफेज आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देख लीजिए इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित होते हैं। ये तर्क तंतुओं से लगे होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में तारक केंद्र अथवा सेंट्रिओल का अभाव होता है। इस प्रकार के माइटोसिस को अतारकीय माइटोसिस कहते हैं। तर्क केवल तंतुओं का बना होता है। सेंट्रिओल अथवा तारक केंद्र का अभाव दर्शाता है कि यह पादप कोशिका है। मेटाफेज पर क्रोमोसोम्स अत्यंत प्रभाव अस्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में उनकी संख्या तथा बाह्य आकार का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड अथवा अर्धगुणसूत्रों का बना होता है, जिसके इसके अतिरिक्त सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्ण क्रोमोसोमियर अथवा वर्णकलिका तथा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार का आपका होता है, फिगर बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ।
ठीक है। इस प्रकार से अब देख लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे एनाफेज, इसके बाद टीलोफेज देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए एनाफेज में क्या होता है, या पांचवी उपअवस्था है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में पहला हम देखे थे केंद्र का विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, उसमें से हम देखें कि उसमें जो केंद्र का विभाजन था उसमें उपअवस्थाएं 5-6 उपअवस्थाएं थी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था प्रोफेज। ठीक है, मेटाफेज। ठीक है, इस प्रकार से इंटरफेज, इस प्रकार से था। अब देखिए इस अब सबसे पहले देख लेते हैं, पांचवा देखेंगे अब। ठीक है, एनाफेज अब देख रहे हैं हम। एनाफेज में क्या होता है, इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। लक्षण देखेंगे, लक्षण मुख्य अनिवार्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई एनाफेज? ठीक है, एनाफेज क्या है, एनाफेज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या फिर आप मतलब उसमें दिया जा सकता है कि मतलब आप उसे का लक्षण भी दे अपने उत्तर पुस्तिका में उसका लक्षण लिखिए। ठीक है, और चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आप लोग चित्र को भी बनाना होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यह लक्षण अत्यंत कम हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो जाता है। तीसरा हमारा फलस्वरूप क्रोमोसोम्स विभाजित होकर उसके 2 क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के साथ एक एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। इस प्रकार के क्रोमेटिड को अब क्रोमोसोम्स कहा जाता है। चौथे नंबर पर क्रोमोसोम्स छोटे तथा मोटे होते हैं। अलग हुए क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स तर्क तंतुओं के संकुचन के कारण विपरीत ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं। छठवां हमारा इस गति के कारण प्रत्येक क्रोमोसोम्स का विशिष्ट आकार दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद हम टीलोफेज देख रहे हैं। टीलोफेज हमारा जो हमारा केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस था। ठीक है, उसमें जो हमारा जो टीलोफेज है वो हमारा लास्ट विभाजन है। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जनन कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर क्रोमोसोम्स एकत्रित होकर समूह में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स लंबाई में बढ़कर धागे समान प्रतीत होते हैं। ये सभी क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन का जाल बनाते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग अलग पहचान नहीं जा सकता। ठीक है, अलग से पहचान नहीं जा सकता। इसके बाद चौथा क्रोमेटिन जाल के बाहर एक स्पष्ट केंद्र कलर होता है। केंद्रक अथवा न्यूक्लियोलस भी स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक ध्रुव पर एक पूर्ण रूप से बना केंद्रक होता है। छठवां तर्क तंतु अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस अब देखेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अब जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।